हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स का जो विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि गॉस का नियम क्या होता है और उसके अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग वाला जो पोर्शन है वो हम तब पढ़ेंगे जब ये वीडियो जो है 1 घंटे से कम की रहेगी, ठीक है। और हमारा पर्पज़ यहाँ पे क्या है, गॉस के नियम पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। गॉस का नियम पढ़ेंगे और गॉस के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेंगे, ठीक, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। गॉसियन सतह क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये जो गॉस का नियम है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो चीज़ जो है इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि एक जो मतलब इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को हाँ एक या दो एप्लीकेशन अगर हो पाएगा तो हम कर लेंगे और नहीं हो पाएगा तो क्या चीज़ वहीं पे जो है वीडियो को क्लोज कर देंगे। हाँ, पर न्यूमेरिकल यहाँ पे 2-3 कर लेंगे क्योंकि जो है वो अक्सर करके बोर्ड में आता है, न्यूमेरिकल्स जो है अक्सर करके बोर्ड में आते हैं, ठीक है। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है गॉस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, ठीक। ये क्रैश कोर्स है, ठीक, जैसा कि आपको पता होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स क्या होता है और विद्युत फ्लक्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ था। और आपको अगर याद हो तो विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से, ठीक है। और फाई इज इक्वल टू जो इसका मैथमेटिकल फार्मूला था, जो गणितीय सूत्र था इसका, वो था E.dA, ठीक। ये इसका फार्मूला था, ठीक। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू E.dA लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल। तो ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला था, ठीक। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र, क्या चीज, विद्युत क्षेत्र और जो अपने पास एरिया वेक्टर है, मतलब जो क्षेत्रफल सदिश है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये चीज जो है मैंने आपको बताया था। या विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करने का, परिभाषित करने का एक और तरीका अपने पास है कि किसी भी सतह से सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। ये मैंने आपको बताया हुआ है ना। आज का अपना टॉपिक है क्या चीज, गॉस का नियम। तो चलते हैं गॉस के नियम पर, ठीक। आई होप कि आपको ये चीज पता होगा, ठीक। फाई इज इक्वल टू, अगर इसको कोई ओपन करना चाहता है तो उसको मिलेगा E.dA cos थीटा, ठीक। इस प्रकार से उसको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स हमारा टॉपिक नहीं है आज का। आज का टॉपिक है क्या चीज, गॉस का नियम। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस पोर्शन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्या चीज, कक्षा 12 के लिए गॉस का नियम, तो आप यहाँ से लीजिएगा इसको, ठीक। गॉस का नियम क्या कहता है हम लोगों से, गॉस का नियम, तो गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर घिरे कुल आवेश का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब जिसका फार्मूला भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वापस इसको समझा देता हूँ कि इस डेफिनेशन को किस तरीके से आप याद रखेंगे। तो गॉस का नियम हमसे कहता है कि अगर अपने पास कोई क्या हो, यदि अपने पास कोई एक 3D सरफेस हो, ठीक, अपने पास क्या हो, एक 3D सरफेस हो, एक 3D सतह हो। कुल मिला जुला करके 3D सरफेस क्या होता है, 3D सतह क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं। 3D ऑब्जेक्ट्स की बात कर लीजिए, त्रिविमीय ऑब्जेक्ट की बात कर लीजिए। जैसे कि आपका क्यूब होता है, घन, जैसे आपका घनाभ होता है, जैसे आपका गोला होता है, ठीक। ये आपका क्या है, 3D ऑब्जेक्ट। जैसे आपका कोन होता है, शंकु, ठीक। तो ये आपका क्या है, 3D ऑब्जेक्ट्स है। तो ये गॉस का नियम क्या कहता है, किसी भी 3D सतह से, किसी 3D सतह से, 3D सतह से बनने वाला कुल फ्लक्स, बनने वाला, ऊपर तो लिखा ही है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। 3D सतह बोल दिया तो इसी को हम कहते हैं बंद सतह, इसी को हम क्या कहेंगे, बंद सतह, जो कि वहां पे लिखा हुआ है। 3D सतह से बनने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक। 3D सतह से बनने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर या 3D सतह के अंदर, 3D सतह के अंदर, ठीक, 3D सतह के अंदर रखे कुल आवेश, रखे कुल आवेश का कितना होता है, रखे कुल आवेश का, रखे कुल आवेश का 1/, रखे कुल आवेश, क्यों बोल दे क्या, रखे आवेश
क्यू बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक। रखे आवेश क्यू का 1/, रखे आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, दैट्स इट, गुना होता है। ये कहता है हमसे क्या चीज, गॉस का नियम। भाई अब इसको हल्के मत लेना, ये जो गॉस का नियम है वो हल्के में नहीं है, ये बोर्ड के अंदर अक्सर करके पूछा जाता है, निहायती बेहया क्वेश्चन है। बेहया इस पर्पज से बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है हर साल जो है ये पेपर में पूछा जाता है। ये गॉस का नियम समझाइए तथा गॉस के नियम को समझाने के बाद आगे उसी में ऐड कर देता है कि इसकी वजह से एक रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कितनी दूरी पर, r दूरी पर दे देगा, उसका कुछ वैल्यू वगैरह दिया रहेगा, या फिर उसका उसके डेरिवेशन की बात कर लेगा, ठीक। तो ये हो गया अपने पास क्या चीज, गॉस का नियम। कि गॉस का नियम से कहता है कि 3D सतह से बनने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 3D सतह के अंदर रखे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अच्छा, इसको मैं छोटा कर दूं थोड़ा, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो बहुत छोटा इसको कर दूंगा मैं, ठीक। हाँ हो रहा है, ठीक। आई होप कि ये विजिबल भी होगा, मैं चेक कर लूं एक बार। यस इट इज विजिबल नाउ। तो ये क्या चीज अपने पास, ठीक। अब देखिएगा कि ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब थोड़ा इसको और समझ ले हम इसको, ठीक। तो समझेंगे कैसे, इसको और छोटा कर सकते हैं, ठीक। ये ओह क्या करें ठीक है, एक बार और चेक कर लो इसको। यस इट इज विजिबल नाउ। अब बात है, अरे नहीं भी विजिबल होगा तो क्या, ऊपर वाला तो है ना डेफिनेशन, ठीक। देखिएगा अब क्या चीज अपने पास, गॉस के नियम को समझने के लिए अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि 3D सरफेस एक बना दे, एक 3D सतह बना दे, लाइक ये कि अपने पास एक कोई क्यू आवेश है, ओहो, अपने पास कोई एक इस तरीके का कोई सतह है, ठीक। और ये इसको आप मत सोचना कि 2D में है ये, तो ये 3D में है, हर तरफ से, चारों तरफ से, ठीक है। कैसे, चारों तरफ से। हाँ बस ये पूरा एकदम सिमेट्रिक नहीं है, गोला नहीं है, गोले के जैसा ही है, ठीक। पर ये थोड़ा तोड़ ताड़ के ऐसे इधर उधर निकला हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या किया, एक चार्ज रख दिया Q1, एक चार्ज रख दिया Q2 और एक चार्ज रख दिया Q3, ठीक। ऐसे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक। ये Q2 और ये क्या चीज Q3, एक और चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे Q4, एक और चार्ज लेते हैं यहाँ पे Q5, ठीक। इस तरीके से। तो गॉस का नियम हमसे क्या कहता है कि इस 3D सतह से कुछ फ्लक्स बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 Q3 इन सब की वजह से क्या होगा, कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो क्या इससे नहीं निकलेगा, यस, Q4 से भी निकलेगा, Q5 से भी निकलेगा, Q1 से भी निकलेगा, Q2 से भी निकलेगा और Q3 से भी निकलेगा। क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी Q1 से, वो क्या करेगी, वो जो है इस सतह को भेदते हुए बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। Q2 से भी यही होगा, Q3 से भी यही होगा। Q5 से क्या होगा कि कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, तो इसको भेदते हुए क्या करेंगी, ऐसे छेदते हुए भेदते हुए क्या करेगी, आगे की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पे एक बार क्या कर देगी, फ्लक्स बनाएगी। तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, फिर यही वाली विद्युत क्षेत्र रेखा वापस से इसको क्या करेगी, काटते हुए आगे निकल जाएगी। तो क्या कर रहा है, सरफेस को 2 बार ये काट रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो एक फ्लक्स छोटा सा यहाँ बनेगा, एक फ्लक्स छोटा सा यहाँ बनेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ वाला नेगेटिव और यहाँ वाला पॉजिटिव बन जाएगा, या यहाँ वाला नेगेटिव यहाँ वाला पॉजिटिव बन जाएगा। और दोनों का अमाउंट, दोनों की मात्रा सेम होगी, बराबर होगी। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ पे और यहाँ पे फ्लक्स बनेगा उसका वैल्यू बराबर होगा, मान बराबर होगा। इस वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस वजह से Q5 की वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। यही सेम केस जो है Q4 के साथ भी होगा। इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसी की वजह से आप क्या पढ़ते हैं, गॉस का नियम। कि गॉस सर केवल इतना बोलते हैं अपने नियम के अंदर कि भाई किसी भी 3D सतह के अंदर, किसी भी 3D सतह से जो बनने वाला कुल फ्लक्स है, उस 3D सतह के अंदर जो रखा गया कुल आवेश होगा, उसका कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। क्या बोला,
कि भैया इस सतह से बनने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो Q इनसाइड, Q इनसाइड मतलब, चलो Q इनसाइड की जगह पे क्या लिख दें, Q नेट इनसाइड, Q नेट इनसाइड, ठीक, Q नेट इनसाइड, जो कुल आवेश रखा होगा किसके अंदर, इस 3D सतह के अंदर, उसका कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना। यहाँ पे क्या करें, 1/ε0 गुणे क्या चीज, क्यों कर दे, तो इसी को बोल रहे हैं क्या चीज, कि जो इससे बनने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा वो Q नेट का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा, या Q नेट डिवाइड बाई ε0 होगा। ये है आपका क्या चीज, ये है आपका क्या चीज, इस 3D सतह से बनने वाला फ्लक्स, और ये आपका गॉस का नियम, दैट्स इट, ठीक। अब यहाँ पे जो Q नेट इनसाइड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कोई भी चाहे तो यहाँ पे लिख सकता है Q नेट इनसाइड इक्वल्स टू, Q नेट इनसाइड इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक। Q4 और Q5 को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है आपका 3D सतह के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, Q1 Q2 Q3, और यहाँ पे नोट लगा लेंगे, क्या चीज, नोट ये लगा लेंगे कि जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, इन सबको आपको विद साइन रखना है, चिन्ह के साथ रखना है, ठीक। क्या चीज, Q1 Q2 Q3 चिन्ह के साथ रखा जाएगा, चिन्ह के साथ रखा जाएगा, चिन्ह के साथ रखते हैं। चिन्ह के साथ रखने का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा दे रहा हूं, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, जिसके थ्रू आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। क्या चीज, जैसे मान के चलो अपने पास क्या है, ये एक सतह है और यहाँ पे क्या ले लिया, Q1 की जगह पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे ले लिया 2 कूलम, यहाँ पे ले लिया -3 कूलम, और यहाँ पे ले लिया प्लस का 4 कूलम, और यहाँ पे ले लिया माइनस का 10 कूलम, ऐसे, ठीक है, 10 कूलम, ठीक, माइनस का 10 कूलम। आई होप ये विजिबल होगा अच्छे तरीके से। अब इससे बनने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, मान लो यहाँ पे भी ले लेते हैं कितना, -5 कूलम, और यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 8 कूलम, कैसा, माइनस का। अब बताएंगे कि इससे बनने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, इस सतह से, इस 3D सतह से बनने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो क्या करेंगे भैया, इस 3D सतह से बनने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो फाई बराबर किसके आएगा, Q नेट, फॉर्मूला तो यही है, Q नेट इनसाइड डिवाइड बाय क्या चीज, ε0। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल्स टू, या फाई बराबर क्या आ जाएगा, Q नेट की जगह पे क्या रखेंगे भाई, कुल आवेश कितना है जो कि इसके अंदर है, तो वो है ये सब, बाहर वाले को लेना ही नहीं है, उनकी वजह से फ्लक्स 0 बनेगा, ठीक। 3D सतह से, किससे, 3D सतह से। तो यहाँ पे क्या चीज, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, 4 कूलम, सबको जोड़ लो, क्या आएगा भैया, 2 कूलम प्लस 4 कूलम, ठीक है, -3 कूलम, चिन्ह के साथ रखना है, वहां पे लिखा था, और क्या चीज, माइनस कितना, 10 कूलम, ठीक, 10 कूलम, होल डिवाइड भी कितना, ε0, ε0। इस ε0 को हम क्या बोलते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, ये क्या अपने पास, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका एक वैल्यू होता है, इसकी कितनी वैल्यू होती है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अगले वाले में, ठीक। इसको बोलते हैं ε0, और इसकी वैल्यू होती है 8.85, पेपर के पीछे दिया रहता है, अगर मैं यहाँ पे गलत लिख दूं तो पेपर के पीछे दिया रहता है, वहां पे नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, ठीक, पेपर में दिया रहता है 8.85 × 10⁻⁻12, ये आपका क्या है, ये आपका जो है ε0 की वैल्यू है, पीछे यहाँ पे भी शायद दिया रहा होगा, ठीक, कहीं पे नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ये वैल्यू होती है, ठीक, 8.85 × 10⁻12, ठीक। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी होता है इस ε0 का, ठीक। आप कमेंट करके बताइएगा या फिर मैं ही बता दूं, तो आप निकाल लीजिएगा इससे, मैं आपको बस बता देता हूं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई ε0, 1/4 पाई ε0 के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से ε0 का
आप जो यूनिट निकाल सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। तो उस मात्रक को निकाल करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तब। आई होप कि आपको करना चाहिए, नहीं आप करेंगे, ठीक, आई होप कि आप करेंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा। चलिए तो 5 इक्वल टू क्या चीज यहाँ पे आ जाएगा, सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 4 2 6 और 6 में से 3 गया तो बचेगा प्लस करे छोड़ो भाई 10 3 13 माइनस का और 4 2 6 6 गुलाम क्या चीज 6 गुलाम और यहाँ पे कितना 10 और 3 13 गुलाम बटा कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई 13 में से 6 का कितना बचेगा 13 में से 6 का बचेगा अपने पास 7, वो भी कैसा माइनस का 7 गुलाम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस क्या बताएगा फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो फ्लक्स का मान आएगा कितना, फ्लक्स का मान आएगा यहाँ पे 7 गुलाम बटा क्या चीज गुलाम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक, बाद में ये यूनिट हटा सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर कितना -12, ठीक, क्या चीज। अब मुझे यूनिट यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, क्या चीज डायरेक्ट जो है इसका लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कमेंट कैसे करेंगे भाई आप, ठीक। देखिएगा तो क्या चीज फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कुलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कुलाम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा, ओहो 3 हो गया भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या चीज कुलाम, ये इसका यूनिट है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या है आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक, गॉस के नियम से, ठीक। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक, नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है और ये एक सिंगेज का प्रॉब्लम है, ठीक, तो मतलब एक अच्छी बुक होती है, ठीक, सिंगेज की, जो कि IIT JEE वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं पूरी लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिख रहा, बस केवल यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। तो एक आपको कंसेंट्रिक सेल दे रखा है, ठीक, यहाँ से मैं शेप ले लेता हूँ, ठीक, इस प्रकार से, रेडी, ठीक, ये दे रखा है, ठीक। अब मैं इसको हटा ही देता हूँ यार, ठीक, डायग्राम अपने से बना देता हूँ। एक तो ऐसे दिया हुआ है, ठीक, और एक जो है इसी में ऐसे दिया हुआ है, ठीक, दो कंसेंट्रिक शेल है, ठीक, दो संकेंद्रीय स्फीयर है, गोले अपने पास है, ठीक, दो संकेंद्रीय गोले हैं, जिसका यहाँ पे सेंटर है, केंद्र है, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है 2q चार्ज, मतलब इस वाले गोले के अंदर 2q चार्ज, हालांकि ये वाला गोला बड़ा वाला है तो इस छोटा वाला गोला भी इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या चीज q आवेश, यहाँ पे दे रखा है 2q आवेश और यहाँ पे दे रखा है q आवेश। अब आपको इस वाले को सरफेस नंबर बोला है, एक को बोला है S1, एक को बोला है S2, इस वाले को बोला है S1, इस वाले को बोला है S2, यानी ये वाला जो अपने पास है वो सतह नंबर 1 है, और ये वाला जो फिगर है, ठीक, ये वाला जो गोला है इसके सतह को बोला है सतह नंबर 2। और आपसे पूछ रखा है इतना दे करके, आवेश दे करके, ठीक, हालांकि यहाँ पे कैपिटल क्यों दिया, मैं स्मॉल क्यों लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछ रखा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताइए। पहला क्वेश्चन इसमें है क्या चीज, विद्युत फ्लक्स का, अच्छा सवाल है, करना चाहिए और हार्ड नहीं है, ठीक है। विद्युत, आपको कंसेप्ट सिखा के जाएगा ये, इस वजह से इस क्वेश्चन को ले लिया है। विद्युत फ्लक्स का अनुपात बताइए, किसका किसका, S1 और S2, ठीक, वापस मिटा दो, S1 तथा S2 से बनने वाले, S1 तथा S2 से बनने वाले विद्युत फ्लक्स का
अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक बार मैं और चेक कर लूं तो क्या चीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो S1 और S2 से बनने वाले विद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन के अंदर, आप तब तक करिए, ठीक। मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रखा है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। अब बोल रहा कि यहाँ पे हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1, अब मैं अंग्रेजी में इसको क्या पढ़ रहा हूँ, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1, S1 से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। बोल रहा है कि अगर इस वाले की जगह पे जो अपने पास ये S1 वाला सरफेस है, यहाँ पे एयर की जगह पे हम क्या रख दें, इस वाले के अंदर एयर की जगह पे हम क्या कर लें, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लें, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लें, और कितने का, 5 वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना कर दें, 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू कितनी ले लें, 5 इसके अंदर। तो बोल रहा है कि बताओ इसका जो फ्लक्स है वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, इसका जो फ्लक्स है वो किस प्रकार से बदल जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले आप ये पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अपने पास होगा कि हम S1 से फ्लक्स निकालेंगे, S2 से फ्लक्स निकालेंगे, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। अभी के लिए कुछ देर के लिए इसको इग्नोर करते हैं, ठीक, करेंगे इसको भी। ये सिंगेज की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन पूछा है। आपसे ये पहला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। तो क्या चीज, यहाँ पे S1 से बनने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, S1 से बनने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा भैया। जब S1 सतह की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा इसको मैं बोल देता हूँ फाई S1, ठीक। S1 सतह से बनने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इक्वल्स टू कितना होगा, तो यहाँ पे इस वाले सतह की जब बात करेंगे तो इसके अंदर कितना चार्ज है, तो क्या इसके अंदर Q चार्ज है क्या, ठीक, इसके अंदर केवल Q चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब S2 की बात आएगी तो S2 से बनने वाला कितना फ्लक्स होगा, तो फाई यहाँ पे लिख देंगे S2 इक्वल्स टू कितना। अब जब दूसरे वाले सतह की बात आएगी तो दूसरे वाले सतह में ये वाला आवेश भी आएगा और ये वाला आवेश भी आएगा। भाई बड़ा सतह है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये वाला भी आवेश तो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा 2Q प्लस कितना, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो फाई S2 आएगा, फाई S2 इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा 3Q डिवाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो एक आ गया फाई S1 और एक आ गया फाई S2। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये ऐसे, ठीक। अब मुझे रेशियो निकालने के लिए बोला था तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेशियो निकालूंगा किसका, S1 वाले से और S2 वाले से ना। तो फाई S1 डिवाइड भी क्या चीज, फाई S2। S1 सतह से कितना फ्लक्स बना और S2 सतह से कितना फ्लक्स बना, उसका हमें क्या करना था, अनुपात निकालना था। तो लो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 2Q और Q मिलाकर के यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और होल डिवाइड बाई क्या आएगा, 3Q डिवाइड बाई क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा फाई S1 बटा क्या चीज, फाई S2 बराबर कितना, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 3। तो रेशियो कितना आएगा, 1:3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1:3, 1:3। आंसर विल बी 1:3, ये आंसर है, ठीक। पहले वाले सतह यानी S1 सतह और S2 सतह से जो बनने वाला फ्लक्स होगा वो 1:3 का होगा, 1:3 का होगा, ठीक। मैं दूसरे वाले, इसको आप लोग नोट करिए, मैं दूसरे वाले क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ, उसके बाद जो उसको सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा था कि अगर जो ये वाला रीजियन है इसके अंदर, अभी पहले वाले केस के अंदर क्या दे रखा था कि यहाँ पे जो है एयर है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है।
जब एयर प्रेजेंट होता है, जब हवा यहाँ पे उपस्थित रहेगा इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको जब आपने इसकी वजह से इस सतह से बनने वाला जो फ्लक्स निकाला था तो वहां पे रखा था Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे बोल देगा कि भैया एयर नहीं लेना है, यहाँ पे एक जो माध्यम यूज किया जाएगा, इस वाली सतह के अंदर जो माध्यम यूज होगा वो एयर ना यूज करके, हम एयर ना यूज करके कोई सा एक दूसरा मीडियम ले लें, कोई सा एक दूसरा माध्यम ले लें, ठीक, इसके अंदर कोई दूसरा माध्यम ले लें जिस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे एयर नहीं है, कोई सा क्या है, एक माध्यम है, कोई सा एक माध्यम जब रख देगा तो बोलेगा कि अब बताओ इससे बनने वाला फ्लक्स कितना होगा। ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि भैया इस S1 सतह से कितना फ्लक्स बनेगा अगर इसके अंदर का माध्यम बदल दिया जाए, एयर की जगह पे कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाए जिस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, ये है 5 दे रखा है, ठीक। तो इस माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, परावैद्युतांक ठीक, कितना दे रखा है, 5, ठीक। माध्यम का परावैद्युतांक दे रखा है 5, ये ले लिया, ठीक। माध्यम का जो परावैद्युतांक दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5, 34, 35, हाँ ठीक है। तो माध्यम का परावैद्युतांक दे रखा है कितना, 5। तो अगर माध्यम का परावैद्युतांक 5 दिया हुआ है, ठीक, तो उस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी, उस माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू है। आपने पढ़ा होगा कि जो एप्सिलॉन आर होता है, ठीक, वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन एम डिवाइड बाई क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट की, इसके बराबर होता है कि माध्यम की विद्युतशीलता बटा क्या चीज, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो ये आपको दे रखा है माध्यम का। तो जिस माध्यम की विद्युतशीलता की गणना हमें करनी पड़ेगी फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक, उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, तो उसकी वैल्यू मिलेगी इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे जिस माध्यम को ये रखने की बात कर रहा है उस माध्यम की विद्युतशीलता कैसे मिलेगी, एप्सिलॉन एम से। और एप्सिलॉन एम बराबर क्या होगा, एम का मतलब क्या है, मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम का माध्यम का विद्युतशीलता। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन एम बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये, ठीक है। भैया एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, केवल ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब जो यहाँ पे सरफेस नंबर 1 से बनने वाला फ्लक्स होगा, क्या चेंजेस आएगा ये पूछा था, तो यानी फ्लक्स कितना बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो फाई S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है, अभी भी इसके अंदर जो टोटल आवेश है वो Q है, यहाँ पे जो कुल आवेश है वो कितना है, Q है, और डिवाइड भी कितना। अब जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माध्यम क्या हो गया है, बदल गया है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन एम करेंगे और एप्सिलॉन एम की जगह पे क्या रखेंगे, ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा और क्या चीज, और क्यों या लिखें, या फिर फाई S1 बराबर देखो इसकी जगह पे क्या रखना है, Q बटा के 5 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ Q बटा एप्सिलॉन नॉट क्या है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट है फाई S1 स्टार्टिंग वाला, इसको मैं फाई S1 डैश बोल देता हूँ चेंज होने के बाद का, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई S1 डैश बराबर Q बटा के एप्सिलॉन नॉट क्या है, फाई S1 जो स्टार्टिंग में था, तो 1/5, यानी पहले जो फ्लक्स था उसका कितना गुना हो जाएगा, पहले जो फ्लक्स था उसका 1/5 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पे घट रहा है, जो इससे बनने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले के रिस्पेक्ट में कितना कम हो जाएगा, तो 1/5, मतलब पहले का 1/5 गुना रह जाएगा, पहले का 1/5 गुना। अगर मान लो पहले फ्लक्स था 10 तो अब कितना होगा, केवल 2, कितना होगा 2। तो पहले कितना था वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक, इसकी वेरिएबल मतलब इसका जो है वैल्यू आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो वेरिएबल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे Q का कोई मान नहीं दे रखा है, केवल Q ही दिया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर यही रहेगा कि पहले का कितना होगा, पहले जो फ्लक्स बन रहा था S1 सतह से उसका 1/5 गुना बनेगा
तब जब इसके अंदर एक ऐसा माध्यम रखेंगे जिसका परावैद्युतांक होगा 5। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आपको जो है देखना चाहिए। दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ और अगले स्लाइड पे चलते हैं और चीजों को पढ़ने के लिए। ठीक, ये नेक्स्ट गॉसियन सतह क्या होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलिए देखिए, तो गॉसियन सतह क्या होता है। ठीक, तो अब अपने पास जो गॉस के नियम का प्रयोग है, उस प्रयोग को पढ़ने के लिए, अनुप्रयोग को पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ पे हम गॉस का नियम यूज करेंगे। ठीक, तो उसके यूज को पढ़ने के लिए आपको बार बार गॉसियन सतह बनाना पड़ेगा, बार बार गॉसियन सतह बनाना पड़ेगा। तो पहले हम समझ ले कि गॉसियन सतह होता क्या है। एक बार गॉसियन सतह समझ में आ जाएगा तो हम आराम से क्या करेंगे, जब भी हमें अनुप्रयोग करना रहेगा और गॉसियन सतह बनाना रहेगा तो आराम से बना सकते हैं। तो गॉसियन सतह क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, मैं आपको बता देता हूँ कि जो गॉसियन सतह होता है ये काल्पनिक सतह है। कैसा है, गॉसियन सतह एक काल्पनिक सतह है या एक काल्पनिक सतह है, काल्पनिक सतह है। ठीक, गॉसियन सतह एक काल्पनिक सतह है, तो यह एक काल्पनिक सतह है। ठीक, अच्छा, काल्पनिक सतह में भी कैसा, यह एक काल्पनिक सतह तो है, ठीक है, पर कैसा, यह एक काल्पनिक 3D सतह होता है, यह एक काल्पनिक 3D सतह होता है, त्रिविमीय सतह होता है, 3D सतह है। ठीक, जो कैसे बनाया जाता है, तो किसी आवेश के चारों ओर बनाया जाता है, जो किसी आवेश के चारों ओर बनाया जाता है, आवेश के चारों ओर बनाया जाता है। ठीक, ये होता है आपका क्या चीज, गॉसियन सतह। अब कैसे कैसे बनाते हैं इसकी बात जब आएगी तब हम करेंगे भाई। ठीक, तो गॉसियन सतह क्या है, एक 3D सतह है, गॉसियन सतह एक 3D सतह है। ठीक, चल, ये एक काल्पनिक 3D सतह है और इसको हम कैसे बनाते हैं, तो किसी भी आवेश के चारों ओर बनाते हैं, उस आवेश को बंद करने के लिए, उस आवेश को एक क्लोज्ड फिगर में लाने के लिए। ठीक, देखिएगा, जैसे मान के चलिए अपने पास पहला गॉसियन सतह बना रहा हूं। ठीक, अब देखिएगा किस किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि अगर एक अपने पास क्यू आवेश है, मान के चलो अपने पास एक क्यू आवेश ऐसे चुपचाप रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश। ठीक, तो अगर अपने पास एक सिंगल चार्ज है, एक सिंगल आवेश है, वो भी कैसा, बिंदु आवेश। ठीक, इस प्रकार से, तो इसको अगर मुझे घेरना है, अगर इसके चारों ओर मुझे 3D सरफेस बनाना है, ठीक, तो कैसे बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ठो ऐसे गोला बना दूंगा। दैट्स इट, ऐसे क्या कर दिया, एक ठो गोला बना दिया, गोला, गोला का मतलब स्फीयर। ठीक है, जैसे फुटबॉल के अंदर इस आवेश को रख दिया, तो ये हो गया इसके चारों ओर क्या चीज, 3D सतह। इसी प्रकार से क्या गोला ही एक ऑप्शन है, तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसके चारों ओर, हम क्या कर सकते हैं इसके चारों ओर एक जो है ये बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपका क्या है, 3D सतह हो जाएगा, इसके चारों ओर 3D सतह हो जाएगा, क्यूब बना दिया, तो ये भी क्या हो गया आपका 3D सतह। दैट्स इट। ठीक है, इसको घेर दिया। अच्छा, क्या और भी यहाँ पे तरीके हैं, तो हाँ, शंकु वंकु भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब ये तो हो गया पॉइंट चार्ज का, तो पॉइंट चार्ज के लिए तो ये बहुत है, गोला बना दो, काम खत्म। ठीक, अब क्या चीज, अभी हम ये भी देखेंगे ना कि जो गॉस का नियम है उसका प्रूफ क्या है, उसका डेरिवेशन वो कैसे आएगा। ठीक, वो भी देखेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गॉसियन सतह बनाना पड़ेगा, इसी वजह से यहाँ पे बनाया। ठीक है, बता रहा हूँ इसको। अगर अपने पास एक लाइन चार्ज है, एक रेखीय आवेश दिया हुआ है, ठीक, इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ठीक, तो इसके चारों ओर कैसे गॉसियन सतह बनाया जाएगा, इसको कैसे हम एक 3D सरफेस के अंदर लेके आएंगे, 3D सतह के अंदर लेके आएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, ऐसे क्या चीज, एक सिलेंडर बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से एकदम ही सेंटर में आना चाहिए। ठीक, जो गॉसियन सतह बनाया जाता है वो जो है आवेश के चारों ओर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, आवेश के चारों ओर जो है सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या होता है, हर तरफ से दूरी वगैरह बराबर रहनी चाहिए, ये चीज जो है यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, तो ये अपने पास हो गया एक रेखीय आवेश रहेगा
तो यहाँ पे गॉसियन सतह इस तरीके से बनाते हैं, और एक टीचर के साथ ही आप ये सीखेंगे, ठीक, या फिर आप बुक में पढ़ लें तब भी आप जो है जान जाएंगे। देखिएगा, एक जगह और हमें गॉसियन सतह बनाना होगा, अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, एक शीट दिया हुआ है, इसकी वजह से भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखिएगा, प्लस प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव शीट है, ठीक, धनात्मक चादर है, और हमें जो चादर की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो अनंत होगा, अनंत क्षेत्रफल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वजह से जब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले पॉइंट पे ज्ञात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसियन सतह बनाएंगे ऐसे, ठीक। जो गॉसियन सतह क्या करेगा, जिस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो इस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस सतह को काटते हुए हम एक इस वाले पॉइंट को काटते हुए, इस वाले बिंदु को काटते हुए एक गॉसियन सतह बनाएंगे ऐसे, ठीक। ये आगे की तरफ ही नहीं होगा, ये पीछे की तरफ भी होगा, जितना आगे निकला रहेगा उतना ही पीछे भी निकला रहेगा, इस प्रकार से, ठीक। मिटा दे थोड़ा, एक सेकंड, यस। अब देखना, इनको छोटा कर देते हैं थोड़ा, ठीक। अरे बाप रे, वापस से, अरे यार, तुम भाई लगे रहो जहां पे हो। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी मैं यहाँ पे इरेजर, तो ये अपने पास इस तरीके से आ जाएगा शीट, ठीक। अभी एक तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। पीछे की तरफ भी क्या रहेगा, इतना ही निकला रहेगा पीछे की तरफ भी ऐसे, और इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, गॉसियन सतह यहाँ पे बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स, इससे कितना फ्लक्स होगा, इससे कितना फ्लक्स होगा, सबसे फ्लक्स निकाल करके यहाँ पे एक तो मैथमेटिकल तरीका यूज करेंगे, गणितीय रूप, और एक जो है गॉस का नियम, गॉस का नियम से खट्ट से लगाएंगे इसको। पर उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि ये आवेश घनत्व क्या है, ठीक। यहाँ पे जो आवेश बटे हुए हैं तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं क्या, जिस रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। तो ये क्या होता है, ठीक। एक अपने पास रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, आज के ही लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो अगले दिन बस केवल डेरिवेशन ही करने रहे। देखिएगा, अगला है अपने पास स्फीयर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसका सेंटर रहेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालनी रहेगी तो हम इसके चारों ओर क्या करेंगे, एक जो है स्फीयर बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका गॉसियन सतह या गॉसियन सतह, गॉसियन सतह इस प्रकार से बनेगा। ये भी गॉसियन सतह है, ठीक है, और ये भी गॉसियन सतह है, और ये भी गॉसियन सतह है, ये भी गॉसियन सतह है, और ये सब भी क्या है, गॉसियन सतह, ये भी क्या है, गॉसियन सतह। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, गॉसियन सतह बना सकते हैं। ध्यान देना है कि गॉसियन सतह जब भी बनाया जाएगा तो वो जो आवेश रहेगा उसके चारों ओर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, हर तरफ से बराबर होना चाहिए, इस प्रकार से बनाया जाता है। और गॉसियन सतह इस तरीके से बनाते हैं कि जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, और जो वहां पे थीटा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, डीए। जो यहाँ पे गॉसियन सतह इस प्रकार से बनाना चाहिए कि हमेशा आप ध्यान दें, ठीक, कि ई और ए के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, ई और ई तथा ए के बीच जो कोण हो, ई तथा ए के बीच कोण, यानी जो थीटा है, ई तथा ए के बीच कोण थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर जो है 180 डिग्री हो, ये इसका ध्यान देना होता है, ठीक। इस प्रकार से बनाना चाहिए, ठीक, बराबर 180 डिग्री, इस चीज का यहाँ पे ध्यान देना होता है। और क्या करना है, और ये करना है कि भैया जो गॉसियन सतह बनेगा, जो गॉसियन सतह
बनेगा वो आवेश के चारों ओर सिमेट्रिक हो, और इस चीज का ध्यान देंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री। और एक चीज और ध्यान दे देंगे, क्या चीज, इसका तो ध्यान देंगे ही देंगे, एक और ध्यान दे देंगे कि जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, वहां पे आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को काटते हुए विद्युत ये फ्लक्स जाना चाहिए। ठीक, अब मैं इसको कैसे लिखूं, सबको छोटा कर दें, सबको छोटा कर देते हैं, ठीक, प्रीव्यू करके ये, ठीक, इतने में तो हो ही जाएगा, इतने में हो जाएगा, ठीक है। वेट, चलिए देखिएगा, इतने में तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे नोट कर दूंगा मैं क्या चीज कि अगला वो सॉरी अगला स्टार, ये वाला स्टार यहाँ से गायब करके, ठीक है, इस वाले स्टार को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या चीज कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, गॉसियन सतह, उस बिंदु को, इस बिंदु को काटते हुए जाना चाहिए या छूते हुए जाना चाहिए, स्पर्श करते हुए जाना चाहिए, ठीक है, उस बिंदु को स्पर्श करते हुए जाना चाहिए, स्पर्श करते हुए जाना चाहिए, ठीक, ये इस पॉइंट का आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है यहाँ पे गॉसियन सतह के बारे में यहाँ पे पॉइंट खत्म होता है, ठीक। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ठीक, इस तरीके से, ले भैया तुम चले जाओ यहाँ पे कुछ देर के लिए, फिर इसके बाद इसको प्रीव्यू करें। ओहो, ये भी छोटा होगा क्या, चलिए जो भी है, देखिएगा अब ये क्या अपने पास, गॉस के नियम का महत्व तो बता रहे हैं, तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं, फिर भी यहाँ पे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। चलो भैया थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर एक बार चेक कर ले, दिख रहा है कि नहीं, ओहो नहीं दिख रहा है, ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक, अब देखें, देखिएगा इसको, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ फिर छोटा कर दूंगा बता करके, एक्सप्लेन करके। अरे यार ये क्या, ये ऊपर क्यों आ रहा है भाई, कैसे पढ़ेंगे फिर इसको, अरे टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, प्रीव्यू, ठीक, इसको मैं इतने में कर देता हूँ,
ठीक, अब शायद विजिबल होगा, इतना मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ इसको, है थोड़ा बहुत, है ना। चलिए देखिएगा, अब दिख रहा होगा शायद, ठीक। अब दिख रहा होगा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या चीज, गॉस के नियम का महत्व क्या है, ठीक, क्या क्या यहाँ पे गॉस के नियम के इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो यह नियम कूलाम के नियम का एक व्यापक रूप है और विद्युत क्षेत्र की गणना में सहायक है। यानी अगर आप कूलाम के नियम का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप गॉस के नियम का प्रयोग कर लीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जो वो रिजल्ट देते थे वही रिजल्ट ये भी देंगे, ठीक। कूलाम के नियम की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, गॉस का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। उससे भी आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, आप गॉस के नियम से भी क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग अनंत लंबाई के सीधे तार, क्या बोला कि इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो अनंत लंबाई के सीधे तार जो कि यहाँ पे बनाया था ये वाला, ठीक है। इस वाले की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस वाले की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और इस वाले की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक। वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा है, इसका उपयोग अनंत लंबाई के सीधे तार, अनंत आवेशित चादर और आवेशित गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में किया जाता है। यदि किसी आवेश बंद सतह के बाहर होता है, नहीं, यदि कोई आवेश बंद सतह के बाहर होता है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। तो यही मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या चीज कि अगर अपने पास कोई चार्ज Q यहाँ पे है, ठीक, और एक सतह यहाँ पे रखा हुआ है, बनाया गया है, ठीक, एक 3D सरफेस यहाँ पे बनाया गया है, तो इससे बनने वाला फ्लक्स कितना होगा, इससे बनने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो कहेंगे भैया अगर ये आवेश बाहर रखा हुआ है, इसके अंदर नहीं रखा हुआ है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इससे बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, इस वजह से कितना फ्लक्स होगा, 0। यही वाली ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। आगे एग्जाम्पल दे रखा है, क्या चीज, यदि किसी बंद डिब्बे के अंदर 10 कूलाम का आवेश है, मैं करा चुका हूं ऐसा सवाल, 10 कूलाम का आवेश है तो उससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कुछ नहीं, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद डिब्बे के अंदर, यही डिब्बा है, इसके अंदर बोल रहा है 10 कूलाम चार्ज है, तो बताओ कितना फ्लक्स बनेगा, तो कितना फ्लक्स बनेगा, फाई इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बनेगा, ठीक। यही वाली बात ये यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर, 6 नंबर 7 नंबर, ये दो कहाँ से भाई स्लाइड आ गई है, ठीक, इस पे चलते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम देखेंगे डेरिवेशन, यहाँ पे हम देखेंगे डेरिवेशन किसका, गॉस के नियम का। चलिए गॉस के नियम का प्रूफ, गॉस, हो ये क्या बना रहा हूं, गॉस के नियम का, चलो गॉस के नियम को सिद्ध कीजिए, गॉस के नियम को सिद्ध कीजिए। अब देखो यहाँ पे ये लॉ है किसका, गॉस का, तो गॉस के लॉ को आप नहीं सिद्ध कर सकते, फिर भी हम गणितीय रूप से यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं, ठीक। एक तरीका वहां पे समझाने का होता है, बाकी और कुछ नहीं, लॉज कभी प्रूव नहीं होते हैं, ठीक है। तो गॉस के नियम को सिद्ध कीजिए, अब पेपर में देता है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करेंगे, ठीक। कैसे, तो देखिएगा ये सवाल होता है और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। पूरा गॉस का नियम ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, गॉस का नियम पढ़ा है, तो आप 5 नंबर लेके जाएंगे बोर्ड के अंदर, ये फिक्स है, ठीक है, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है, ठीक। तो गॉस के नियम को सिद्ध करने की बात कर रहा है, तो गॉस का नियम हमसे कहता क्या है कि जो कुल फ्लक्स होगा, किसी भी बंद सतह से बनने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक। Q यहाँ पे क्या है, Q नेट इनसाइड, Q नेट इनसाइड डिवाइड बाई क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट। अब इसी चीज को हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, मान के चलिए अपने पास एक Q आवेश है, ठीक है, और कैसा आवेश है, प्लस Q, एक प्लस Q आवेश है। अब इसके कारण फ्लक्स कितना बनेगा, किससे, तो हम एक यहाँ पे काल्पनिक सतह बनाते हैं, ठीक, एक गॉसियन सतह बनाते हैं, ठीक। चलिए तो इस सतह से, इस स्फीयर से, इस गोले से हटा दो, हम गॉसियन सतह ना बना करके क्या करते हैं, बस केवल गोला ले लेते हैं।
तो इस गोले के अंदर एक आवेश Q रखा हुआ है। अगर आवेश Q रखा हुआ है तो इससे बनने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो गॉस सर कहते हैं कि कुछ मत करो यार, बस क्या कर दो, Q बटा एप्सिलॉन नॉट कर दो, खत्म। Q बटा एप्सिलॉन नॉट कर दो, काम खत्म, उतना ही फ्लक्स बनेगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे किससे? गणितीय तरीके से। अब यहाँ पे अगर ये प्लस Q आवेश है, यहाँ पे अगर ये प्लस Q आवेश है और ये इसका सेंटर है और इसी केंद्र पर ये रखा हुआ है, तो इसकी वजह से हम एक छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे। यहाँ पे एक छोटा एरिया कंसिडर करेंगे, क्षेत्रफल कंसिडर करेंगे, जिसको बोलेंगे dA। क्या चीज? यहाँ पे एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया, इस अल्पांश क्षेत्रफल से बनने वाला जो फ्लक्स है उसको मान लेंगे कितना? d फाई, कि इस अल्पांश क्षेत्रफल से बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो d फाई होगा। तो हम गणितीय रूप से जाएंगे, ठीक। माना यहां पे क्या चीज? माना r त्रिज्या के, माना r त्रिज्या के गोले, माना r त्रिज्या के गोले के अल्पांश क्षेत्रफल से बनने वाला फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल dA बोल देंगे, अल्पांश क्षेत्रफल, ठीक। अल्पांश क्षेत्रफल dA से, ठीक। अल्पांश क्षेत्रफल dA से बनने वाला फ्लक्स, बनने वाला विद्युत फ्लक्स, बनने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है भैया? तो इससे बनने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, इससे बनने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसको हमने मान लिया क्या है? d फाई है। बनने वाला फ्लक्स कितना है? d फाई। अच्छा, अगर ये आवेश Q है तो इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर ये आवेश Q है तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या वो इस दिशा में होगी क्या? ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी, और साथ ही साथ प्लस Q है तो माइनस Q होता तो अंदर की तरफ होता, प्लस Q है तो बाहर की तरफ होगा, ठीक। और यहाँ पे अगर कोई एक छोटा सा पॉइंट लेगा और यहाँ पे कोई एक छोटा सा पॉइंट लेगा, इस तरीके से छोटे छोटे बिंदु, मतलब बिंदु नहीं, छोटे छोटे एरिया, क्षेत्रफल, इस जगह पे कोई क्षेत्रफल लेगा, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस तरफ होगी, डायरेक्शन ये होगा, और तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी? तो अगर इसका जो रेडियस है वो r है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इसका जो रेडियस है कैपिटल R है, तो जो इसकी वजह से इस छोटे से आवेश Q की वजह से, इस छोटे से आवेश Q की वजह से, थोड़ा गंदा हो गया ये, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे से आवेश Q की वजह से, आई होप कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऐसे छोटे से आवेश Q की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन पॉइंट्स पे, ठीक, वो क्या हर जगह पे बराबर होगी क्या? हर जगह पे बराबर होगी क्या? तो हर जगह पे कैसा रहेगा? बराबर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे E की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? K की डिवाइड बाई R स्क्वायर, K की डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये आएगा। R दूरी पर बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K की डिवाइड बाई क्या होती है? R स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला कि इस छोटे से क्षेत्रफल से बनने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, छोटे से क्षेत्रफल बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो d फाई होगा। छोटा सा क्षेत्रफल छोटा सा फ्लक्स, बड़ा क्षेत्रफल बड़ा सा फ्लक्स। तो यहाँ पे गणितीय रूप से, ठीक, गणितीय रूप से, ठीक, अगर हम गणितीय फार्मूला लगाएं तो d फाई इज इक्वल टू क्या होगा? इससे कितना फ्लक्स बनेगा? d फाई इज इक्वल टू E डॉट dA, ये फ्लक्स बनेगा, जिसमें E की वैल्यू कितनी है? K की डिवाइड बाई R स्क्वायर, और dA की वैल्यू कितनी है? ये। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर E डॉट वेक्टर dA होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, तो d फाई इज इक्वल टू कितना होगा? क्योंकि भैया फार्मूला तो ये होता है, E डॉट dA होता है, मैथमेटिकल फार्मूला, गणितीय फार्मूला, फ्लक्स निकालने का गणितीय फार्मूला ये होता है ना। तो अब E डॉट dA करेंगे, तो E डॉट dA करेंगे तो क्या होगा? E dA cos थीटा, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा? E dA cos थीटा। अब ये थीटा क्या है? E और dA वेक्टर के बीच में एंगल, E और dA वेक्टर के बीच में एंगल, ध्यान से देखो,
यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये पूरा ऐसे पृष्ठ होगा, ऐसे पृष्ठ होगा। तो जब यहाँ अगर ये ऐसे पूरा पृष्ठ है तो मैं यहाँ का अगर छोटा सा एरिया लेता हूँ तो यहाँ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा। अगर मैं इस ऊपर की बात करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होगा ये होगा। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे पूरा का पूरा स्फेयर है तो यहाँ पे अगर कोई सरफेस लेता हूँ तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा। ठीक, तो अगर हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखें तो वो अलग अलग होगा और सतह की कैसा होगा, लंबवत। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की दिशा कौन सी होगी, यही होगी। एरिया वेक्टर की दिशा यही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है। दोनों की दिशा जब बराबर, फंबलिंग हो रही है, दोनों की दिशा जब बराबर होगी, दोनों की दिशा जब एक ही होगी तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए, केवल क्या हो जाएगा, ई डी ए। तो एक पॉइंट की एक यहाँ पे छोटा सा अल्फांस लिया था तो उसकी वजह से जो फ्लक्स बना वो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए बना। ऐसे इससे देखेंगे, इससे देखेंगे, इससे देखेंगे, सभी सरफेस से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरा हमें जो फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक छोटे से अल्पांश के कारण आया तो पूरी सतह के कारण या कुल सतह के कारण, कुल सतह से बनने वाला फ्लक्स, कुल सतह से बनने वाला फ्लक्स, बनने वाला विद्युत फ्लक्स, बनने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक, बनने वाला विद्युत फ्लक्स, कुल सतह से बनने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे मिलेगा, इसी डी फाई इक्वल टू ई डी ए को इंटीग्रेट करके, है ना। ये छोटे से है, एक से मिला है, फिर ऐसे ही दूसरे से उतना ही मिलेगा, तीसरे से उतना ही मिलेगा, चौथे से उतना ही मिलेगा, तो सबको क्या कर दो, जोड़ दो। और ऐसे जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे, ई डॉट डी ए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, डी फाई 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 सब जोड़ करके क्या हो जाएगा, एक पूरा फाई आ जाएगा फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू क्या चीज, अब यहाँ पे ई कैसा है, कांस्टेंट। इस डी फाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो फाई हो जाएगा। डी फाई जोड़ा भैया, कुल फ्लक्स मिल गया। टोटल फ्लक्स कितना होता है, फाई, तो फाई लिख दिया, इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। अब ई क्या होगा, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हर जगह पे कैसी है, कांस्टेंट है, बराबर है, एक जैसी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई बाहर निकल जाएगा, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन में बाहर निकल जाता है, समाकलन में बाहर निकाल लेते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल बचेगा डीए, केवल बचेगा डीए। तो इंटीग्रेशन डीए का करेंगे। अब बताओ, ये डीए 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 सबको जोड़ देंगे, ये छोटा सा डीए, फिर यहाँ का डीए, फिर यहाँ का डीए, ऐसे करते 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 फ्लक्स किससे निकालेंगे, पूरे सरफेस से निकालेंगे, पूरे क्षेत्रफल से निकालेंगे, किसके, गोले के। तो डीए 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 करेंगे तो कितना आएगा, केवल ए आ जाएगा। तो फाई बराबर कितना आएगा, ई ए। फाई बराबर कितना आएगा, ई मल्टीप्लाइड बाई ए। अब यहाँ पे मैं इसको छोटा करके फिर सॉल्व करता हूँ। ठीक, सॉल्व करने का मतलब डेरिवेशन को कंप्लीट करता हूँ। ठीक, देखिएगा, अब यहाँ फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फाई बराबर ई की जगह पे वैल्यू पुट करो। ई बराबर कितना है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर आएगा के क्यू डिवाइड बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले की वजह से इस वाले पॉइंट पर, आर दूरी पर ये पॉइंट है, या आर दूरी पर ये जो अपने पास सरफेस है, सतह है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई की जगह पे के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ई की जगह पे के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज, ए। अब यहाँ पे जो ई ए आया है, एरिया आया है, वो एरिया किसका होगा, क्षेत्रफल किसका होगा, इस गोले का होगा। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो यहाँ पे आएगा फाई बराबर के क्यू डिवाइड बाई, के की जगह पे क्या लिख दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब, वो होता है क्या चीज, उसका आयतन, और ये क्या होता है, इसका एरिया। नाउ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो फाई की वैल्यू आई, जो यहाँ से कुल फ्लक्स आया वो कितना आया, क्यू बचेगा, यहाँ एप्सिलॉन बचेगा, तो क्या आया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यही बात तो बोल रहे थे गॉस सर कि ये सब इतना घुमा फिरा के लेके आए हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो ये कह रहे थे गॉस सर क्या चीज, कुछ नहीं, कुछ मत करो, इस गोले से बनने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू जो अंदर रखा गया चार्ज है वो बटा क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो बोल रहे थे स्टार्टिंग में, आराम से प्रूव हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक, सिद्ध हुआ। ठीक, अरे यार प्रूफ लिख दो ना, ठीक, इतनी हिंदी में नहीं आना चाहिए, ठीक, प्रूफ, ठीक, सिद्ध हुआ, खत्म। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आराम से गॉस के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है, एक आवेश लेना है, उस आवेश को एक गोले के अंदर भर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, उस आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे निकालनी है, एक छोटे से अल्पांश के पास, ठीक है, उस सतह पे एक छोटा सा अल्पांश लेकर के वहां पे निकालना है, ठीक। अब देखेंगे कि हर जगह पे जितना भी आप अल्पांश लेंगे सब जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहेगी। और यहाँ डीए वेक्टर होगा, इस डीए वेक्टर से इस छोटे से क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स बनेगा, तो डी फाई फ्लक्स मान लेंगे आप लोग, ठीक। तो अब यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा डी फाई, उसका फॉर्मूला होगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक, ई डॉट डी ए, इसको ओपन करेंगे डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे डीए वेक्टर और ई दोनों एक ही दिशा में, इसलिए यहाँ पे क्या चीज 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा की जगह पे अब आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए आ जाएगा केवल और केवल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो केवल एक अल्पांश के कारण आया है, ऐसे बहुत सारे अल्पांश होंगे, ठीक, उन सबको जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। कुल सतह से बनने वाला अगर विद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्या करो, छोटे छोटे अल्पांशों से बनने वाले फ्लक्स को जोड़ दो। तो आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने का तरीका होता है समाकलन, तो समाकलन किया, ई यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक, डी फाई का क्या होगा फाई, ठीक, जैसे यहाँ पे केवल और केवल dx लिखा होता है तो इसका होता है x, उसी तरीके से डी फाई का क्या होगा फाई, और ई कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, डी का क्या होगा, डी ए का होगा ए, या कह लो डी ए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। ए क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे, ठीक, और ई का फार्मूला लिखेंगे, तो ई बराबर के डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू कितना ए की जगह पर रखा 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपका जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी पूछा जाता है तो ये 5 नंबर या फिर जो है 3 नंबर में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आई होप कि ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा अब बता दूं, क्योंकि 1 घंटे 2 मिनट की ये वीडियो हो गई है, ठीक है, 1 घंटे 2 मिनट का ये लेक्चर हो गया है, तो 5, 7, 8 मिनट और लगेगा, ठीक, ये क्लियर करने में कि आपका आयतन घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, खटाखट उसको बताता हूँ, फिर जो है इस लेक्चर को बंद कर देता हूँ, ठीक। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या चीज, यहाँ पे ये बच्चे कर लो, क्लोज नहीं किया ना, नहीं चल रहा है, ठीक है, चल देखिएगा क्या चीज, आवेश वितरण, क्या चीज, आवेश का वितरण। चलो भी आ जाओ, हाँ, आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण बहुत छोटे से मैं बताऊंगा, ठीक है, मैं फालतू में डिटेल में जा रहा हूं बिना मतलब का, ठीक। तो अगली साल हम जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं, ठीक, कि यहाँ पे जो क्लास डिटेल में चलने वाली है, क्लास 12th के लिए, 11th के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए। तो आवेशों का वितरण मैं अपने शेड्यूल को भी कोशिश करूंगा कि जो अपना मेरा बिजनेस रहता है, ठीक, जो इतना मैं बिजी रहता हूँ उस चीज को शॉर्ट आउट करूँ ना। एक बार चेक कर लो, वॉइस वगैरह तो आ रही है, बस वीडियो बना ही जा रहा हूँ। बाप रे, एक तो बंद हो गया है, एक तो चल रहा है, इसको चार्ज लगा देते हैं। एक माइक जो डिस्चार्ज हो गया है, अच्छा है कि एक चल रहा है, अदरवाइज मामला खराब हो गया होता। भगवान करे सब कुछ ठीक रहे। तो आवेशों का वितरण, आवेशों के वितरण की जब हम बात करेंगे
तो हमें 3 प्रकार के जो है वितरण देखने को मिलेंगे। क्या चीज? एक तो होगा रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस भी कराता हूं मैं, ठीक, ताकि ये अच्छी तरीके से समझ में आए। और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं करने क्योंकि पेपर में नहीं आते हैं लगभग, ठीक है। तो रेखीय आवेश वितरण, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक, या डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अभी रात के बज रहे हैं 12, ठीक है, करीब करीब 12 बज के समथिंग मिनट हो रहा होगा, 12:10, 12:15 ऐसे कुछ होगा, 12:07 हो रहा है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या चीज? रेखीय आवेश वितरण, एक तो हो गया पहला। दूसरा क्या चीज? पृष्ठीय आवेश वितरण या घनत्व, पृष्ठीय आवेश, कितना गंदा लिखा है यार, क्या चीज? पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लीनियर जहां पे लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे? पृष्ठीय के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? सरफेस, ठीक है, सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाकी का क्या रहेगा? 2 ठो सेम। और अगला क्या है? आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, ठीक, ये हो गया। इसके लिए क्या चीज? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक। बाकी 2 क्या चीज? सेम, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। घनत्व तो बोल रहा, या तो वितरण बोलो या तो घनत्व तो बोलो, दोनों में से कोई एक यहाँ पे बोलना है, ठीक। अच्छा, जब यहाँ पे रैखिक या रेखीय आवेश वितरण की बात होगी तो उसको कैसे यहाँ पे देखेंगे? देखिएगा, पहला ये क्या होता है? रेखीय आवेश, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण ये क्या होता है? तो अपने पास एक लाइन होगा, ठीक है, एक रेखा होगी, इस रेखा पर क्या होगा? हम आवेश दे देंगे, ठीक है। एक रेखीय चालक होगा, उस चालक पर क्या करेंगे? ढेर सारे आवेश को रख देंगे, ठीक। तो अगर अपने पास एक चालक तार है, एक अपने पास चालक तार है लंबा सा, तो उस पर अगर आवेश है, उस पर क्या है? आवेश। तो अगर वो उस पर आवेश है तो क्या होगा? उस पर जो आवेश का वितरण होगा, एक रेखा पर जो आवेश का वितरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। किसी भी रेखा पर जो आवेश का वितरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। अच्छा, इसको मैं फार्मूले से इसको जो मैं डिफाइन करूंगा, परिभाषित करूंगा। देखो, जो रेखीय आवेश वितरण होता है इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई L, Q डिवाइडेड बाई L, ठीक है। प्रति इकाई लंबाई, अगर अपने पास एक लंबा सा क्या है? तार है, तो उस लंबे से तार में कुल कितना आवेश वितरित है? कुल कितना आवेश वितरित है? टोटल कितना चार्ज है वो ले लो और इसको डिवाइड कर दो किससे? उस तार की पूरी लंबाई से, ठीक। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाई L, यानी प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित प्रति इकाई लंबाई में
उपस्थित प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश की मात्रा प्रति क्या चीज प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व या वितरण कहलाता है। ठीक है, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं और लैम्डा बराबर क्या होता है, Q डिवाइड बाई L होता है। ठीक, तो ये तब फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपका जो आवेश है वो बराबर से वितरण होगा, नहीं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं L बराबर dQ डिवाइड बाई DL, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या, dQ डिवाइड बाई DL। ठीक, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, 100% सही है, और ये तब सही है जब जो यहाँ पे आवेश का वितरण होगा वो हर जगह से बराबर रहेगा। अगर एक समान रूप से आवेश बटा हुआ है, ठीक, अगर आवेश कैसा है, ठीक, यहाँ पे आवेश, अरे बता दिए, लिख लेना भाई, अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, और अगर आवेश जो है असमान रूप से वितरित है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये दोनों में यूज होता है और एक केवल एक में यूज होता है। ठीक, चाहे असमान हो चाहे समान हो, ये यूज कर लो, पर जब एक समान रहेगा तो ये वाला यूज करना, असमान में ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या, रेखीय आवेश वितरण। ठीक, अगर कोई एक लंबा सा तार है, उस पर ढेर सारा आवेश वितरित है, लंबे से तार पर ढेर सारा आवेश वितरित है, तो उसके प्रति इकाई लंबाई पर कितना आवेश की मात्रा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। एक अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो ये कर सकता है कि एक लंबा सा चालक तार है और इस पर ढेर सारा क्या है, आवेश वितरित है। ठीक, इसकी लंबाई दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, और इस पर जो टोटल चार्ज का अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 80 कूलम, 80 कूलम। तो यहाँ पे जब कोई लैम्डा की वैल्यू पूछेगा कि यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व बताओ, तो कुछ नहीं करना, टोटल चार्ज कितना है 80 कूलम डिवाइड बाय कितना, 10 मीटर। ठीक, तो यहाँ 10 से क्या कर दो डिवाइड, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, केवल और केवल 8 कूलम पर मीटर। तो यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व आएगा वो आएगा 8 कूलम पर मीटर। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। खटाक से लगाइए, स्पीड में थोड़ा हो जाइए ना। पृष्ठीय आवेश वितरण या घनत्व, वितरण या घनत्व दोनों बात क्या है, एक ही है। घनत्व, ठीक, अब इसकी जब कोई बात करेगा तो ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कितना गंदा लिखा हूं यार, अब बस लिखो, एक तो टाइम नहीं ऊपर से। पृष्ठीय पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक, या फिर क्या चीज, वितरण। अब इसको किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे यहाँ पे बताएंगे, जैसे मान के चलो ये अपने पास एक सरफेस है और यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज बटा हुआ है पूरे में, और टोटल चार्ज का अमाउंट कितना है, Q। यहाँ पे जो टोटल चार्ज बटा है वो Q है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरा का पूरा कितना है, A है। तो यहाँ पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, इसके पृष्ठ पर जो आवेश वितरित होता है, ठीक, इसके पृष्ठ पर जो आवेश वितरित होता है उसी को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। ठीक, सिग्मा बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज कितना और डिवाइड भी क्या चीज, एरिया, कितने एरिया पर ये बटा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं क्या, जैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल में, इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या चीज, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित
आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, ठीक, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक, दैट्स इट। इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा के ए। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी ए। ये इसका क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला है। इस पे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कैसे कर देंगे भैया, मान लीजिए यहाँ पे जो इस पे टोटल चार्ज वितरित है उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू बराबर 80 कूलम है। ठीक है, क्यू बराबर 80 कूलम है और जो एरिया दे रखा है, अब वो डिपेंड करता है कि भैया यहाँ पे रेक्टेंगल वाला है एरिया, यहाँ पे आयत है या वर्ग है, ठीक, या फिर सर्कल है यानी वृत्त है, वो क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एरिया दे देता हूँ। तो मैंने आपको एरिया दे दिया कितना, 5 मीटर स्क्वायर का। ठीक, तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज कितना 80 कूलम डिवाइड भी कितना 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 से कटा 16 बार में, तो कितना हो जाएगा 16 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आयतन आवेश घनत्व की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको उसको बताऊं, एक क्वेश्चन जो है आप लोग जो है सॉल्व करिएगा, कमेंट कर। तो क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे, ठीक, अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ढेर सारे क्या है, चार्जेस यहाँ पे वितरित है और इस सर्कल का जो रेडियस है आर बराबर वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना 2 सेंटीमीटर। और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है कितना 6 माइक्रो कूलम का। क्या भाई बता तो आसान रहे, देख खतरनाक वाला रहे। 6 माइक्रो कूलम, तो 6 माइक्रो कूलम का मतलब क्या है कि यहाँ पे भैया 1 माइक्रो में कितना होता है 10 की पावर माइनस 6। ठीक, माइक्रो की जगह 10 की पावर माइनस 6 लगाएंगे तो एसआई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। और 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको क्यू दिया है, आर दिया है, आर से क्या करेंगे इसका एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर लगा करके। ठीक, और फिर आप क्या बताएंगे मुझे सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुझिस नेक्स्ट पेज, आयतन आवेश घनत्व। अगली हेडिंग है क्या चीज, और लास्ट हेडिंग आज की, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आयतन आवेश घनत्व। ठीक, चलिए आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान के चलिए अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर की जगह पे सिलेंडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक, कोन भी हो सकता है, सिलेंडर का मतलब बेलन हो सकता है, गोला हो सकता है, या फिर जो है आपका शंकु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम गोला लेके चलते हैं। ठीक, तो आपके पास एक गोला है, ठीक, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, और इसके ऊपर ना ऊपर नहीं, इसके अंदर इस बार क्या है, इसके अंदर जो है आवेश ऐसे भरा पड़ा है, आवेश ऐसे वितरित है। बार बार प्लस ही क्यों, माइनस क्यों नहीं हो रहा है, अरे बस लेने का है, ठीक है, समझाना है मुझे इसलिए प्लस ले रहा हूं। ठीक, चलिए, तो अब यहाँ पे इसके अंदर आवेश जो है वितरित है, पूरा का पूरा गोले के अंदर, जैसे मटेरियल भरा होता है, जैसे पदार्थ भरा पड़ा रहता है। ठीक, तो अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, कुछ नहीं, इसको हम व्यक्त करते हैं रो से, और रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय क्या चीज, वी, खत्म। यही रेखीय आवेश घनत्व क्या है, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। और प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में
उपस्थित प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आयतन आवेश घनत्व है इसको हम किससे व्यक्त कर सकते हैं? तो इसको हम करते हैं अरे भैया करते हैं, लिखा है यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या है, क्यू डिवाइड बाई वी। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होगा? तो रो इज इक्वल टू क्या है, इसको रो बोलते हैं ना, टेढ़ा भी बना देते हैं। रो इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डीवी, डी क्यू डिवाइड बाई डीवी, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या करेंगे? एक तो मैं इसका रेडियस दे सकता हूँ, रेडियस देके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या फिर मुझे अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तब, या फिर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि इसमें जो टोटल चार्ज यहाँ पे दिया गया है वो 210 कूलाम का चार्ज है। ठीक, और यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है इस गोले का वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 20 मीटर क्यूब, ये दे रखा है। तो यहाँ पे जो रो की वैल्यू आएगी, आयतन आवेश घनत्व जो आएगा वो आएगा 210 कूलाम डिवाइड बाई क्या चीज 20 मीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू आ जाएगा, रो इक्वल्स टू या करके, ठीक है, रो बराबर 0 से 0 कैंसिल, 21/2, 21/2 का मतलब हो गया कि 10 दूना 20, 10.5, 10.5 क्या चीज कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इस गोले के हर एक मीटर क्यूब में कितना चार्ज है? 10.5 कूलाम है। ठीक, ये बताता है कौन? इसका आयतन आवेश घनत्व, दैट्स इट। अब कभी क्या होगा कि वॉल्यूम आपको पता रहेगा, चार्ज आपको पता रहेगा, तो आप क्या निकालेंगे? रो। और जब आपको रो पता हो, आयतन आवेश घनत्व पता हो, ठीक, तो आपको आवेश निकालने के लिए बोलेगा। ये पता रहेगा और ये पता रहेगा। आयतन आवेश घनत्व कितना है वो दिया रहेगा सवाल में, और आपको आयतन दिया रहेगा। तो आपसे पूछेगा बताओ कि इतने आयतन में कितना आवेश होगा, ये देकर के पूछेगा बताओ इतने आयतन में कितना आवेश होगा। तो खट्टा से क्या करना, Q इज इक्वल टू रो इंटू वी कर देना। क्या चीज? Q बराबर रो इंटू वी, Q बराबर रो मल्टीप्लाइड बाई वी कर देना है। ठीक, क्लियर, मस्त एकदम। हाँ, जब अगर यहाँ पे सिग्मा की बात करेगा तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा मतलब सिग्मा इंटू ए, और Q बराबर क्या होगा? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज ए। ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ठीक, कब? जब आपको चार्ज पूछेगा, आवेश पूछेगा, तब क्या दे करके? घनत्व दे करके, आवेश घनत्व दे करके। ठीक, और एरिया या लंबा एरिया, या फिर यहाँ पे एक ही जगह पे क्या रहेगा? एल, एक ही जगह पे रहेगा यहाँ पे यल। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, कि आवेश निकालना रहेगा तो चेक कर लेना वहां पे रो और भी दे रखा है क्या, रो और सिग्मा और ए दे रखा है क्या, और लैम्डा और यल दे रखा है क्या, तो मस्त उसको मल्टीप्लाई करना और आपका वहां पे आवेश मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको जो ये समझ में आया होगा। ये लेक्चर 1 घंटे 23 मिनट का हो गया है। ठीक, यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे गॉस के नियम से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है, ठीक, उनके बारे में जो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, और वो भी जो है बोर्ड के अंदर अक्सर पूछा जाता है, और उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं बोर्ड में। तो अगला जो लेक्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो भी क्या रहेगा? काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।